मैं सर्वज्ञभूषण आपका स्वागत करता हूं। उच्चारण स्थान आज पढ़ेंगे। व्याकरण गंगा यह एपिसोड व्याकरण को समर्पित है। संस्कृत व्याकरण से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें हम लोग एक एपिसोड में पढ़ते हैं। तो आज के इस एपिसोड का विषय होगा उच्चारण स्थान, अर्थात हमारे स्वर और व्यंजन ये कहीं ना कहीं से उच्चरित होते हैं। भाई किसी को उच्चारण में सबसे ज़्यादा सहयोगी, जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि भाई वर्णों का उच्चारण स्थान तो मुख ही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मुख ही है। पर मुख में भी सबसे ज़्यादा जिसका रोल होगा, यानी कभी कंठ का, कभी दंत का, कभी ओष्ठ का और कभी दंत का, कभी जिह्वा का, कभी मूर्धा का, ऐसे मुंह के अंदर जो अवयव हैं उन अवयवों का भी तो रोल होता है, विशेष रोल। तो कौन सा वर्ण किस अवयव से ज़्यादा जुड़ करके निकलता है, इसीलिए उसका मुख्य उच्चारण स्थान या जन्म स्थान कह लीजिए, वर्णों का जन्म स्थान या उच्चारण स्थान वही माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक स्वर और व्यंजन मुख से ही उच्चरित होते हैं, लेकिन मुख के अंतर्गत दांत भी आता है, जिह्वा भी आती है, कंठ भी आता है, ओष्ठ भी आता है। तो आज स्पेशली देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण किस किस स्थान से उच्चरित होते हैं, क्योंकि एक सवाल यूपी टेट में, जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में, हायर में कभी न कभी, खासकर छोटी परीक्षाओं में तो अवश्य पूछ लेता है। छोटी परीक्षाएं मतलब जूनियर इत्यादि में, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि में यहाँ से एक सवाल पूछ लेता है। और आप देखेंगे बड़े वैज्ञानिक तरीके से पाणिनि ने बताया है। व्याकरण गंगा का एपिसोड नंबर 17 उच्चारण स्थान विषय है। उसमें पहला है, ये एक तरह से सूत्र है, पाणिनि का सूत्र तो नहीं है पर कहीं ना कहीं का ये सूत्र ही है। भाई पाणिनि शिक्षा इत्यादि में उच्चारण स्थान के विषय में पाणिनि ने बात की है। अष्टाध्यायी में भी उन्होंने उच्चारण स्थान की चर्चा की है कि अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अब अष्टाध्यायी का सूत्र होता है जिसमें अध्याय वगैरह लिखा होता, इसलिए अध्याय वगैरह नहीं लिखा है, अष्टाध्यायी का सूत्र तो नहीं है। पर पाणिनि इत्यादि सूत्रों में, इनकी पाणिनि शिक्षा इत्यादि में जो शिक्षा ग्रंथ हैं उनमें उच्चारण स्थानों की चर्चा है। तो अकुह विसर्जनीयानां कंठः ये सूत्र है। यहाँ आ का मतलब हुआ जो स्वर में आ अनार और आ आम आप पढ़ते हैं वही आ है। अकुह विसर्जनीया में आ का मतलब जितने भी 18 प्रकार के हमारे यहाँ बताए गए सभी प्रकार के आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। देखिए कंठ भी मुख का एक अवयव है, कंठ भी मुख का एक हिस्सा है। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे आ देखिए आ, तो सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है आपका कंठ। इसीलिए सबसे ज़्यादा मुख के अंदर विद्यमान जितने अवयव हैं, जिह्वा है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है, इनमें जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है, भूमिका अपनी अदा करता है, जहाँ से वह वर्ण उसको स्पर्श करके, छू करके निकलता है, वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। इस दृष्टि से आ बोलते समय कंठ का सबसे ज़्यादा रोल है, इसीलिए आ का उच्चारण स्थान कंठ बताया गया। अब कु कह देने से हमारे यहाँ पूरे कवर्ग का बोध हो जाता है। संस्कृत में कु माने कवर्ग, चु मतलब चावर्ग और टू मतलब टवर्ग, तू माने तावर्ग और पू माने पवर्ग होता है। कूचू टू तू पू एते उदिता कहा गया है। तो जब कहीं भी व्याकरण शास्त्र में कु बोला जाए तो इसका मतलब हुआ काखा गाघा अंगा। चू बोला जाए मतलब हुआ चाचा जाजा इया। टू बोला जाए तो मतलब टाठा डाढ़ाना। तू का मतलब ताथा दादा ना। पू का मतलब पापा बाबा माँ। तो यहाँ जो कु लिखा है, इस कु का मतलब हो गया काखा गाघा अंगा। तो 18 प्रकार के सभी आकार और कवर्ग यानी काखा गाघा अंगा, कु का मतलब, और विसर्जनीय मतलब विसर्ग। और ये देखिए हा मतलब हा से हल, ये देखिए हा लिखा है यहाँ, ये हा लिखा है। तो आ से मतलब सभी प्रकार के आ, कु का मतलब काखा गाघा अंगा, हा का मतलब हा से हल और विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ये देख लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो गया कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा में बताया गया कि आकार का, कु माने कवर्ग का, हा का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसमें इसकी व्याख्या की गई कि 18 प्रकार के सभी आकार और कवर्ग यानी काखा का घंगा और हकार मानी हा और विसर्ग ये सब कंठ वर्ण हैं, कंठ से उच्चरित हो रहे हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसीलिए कंठ से उच्चरित होने के कारण इनको कंठ वर्ण कहते हैं। क्या वर्ण कहते हैं? कंठ वर्ण। ध्यान रखिएगा, हा का भी उच्चारण स्थान हा, ये इस हा का भी उच्चारण स्थान कंठ है। और कु मतलब काखा गाघा अंगा। अब आप समझ गए होंगे, ये सब कंठ से उच्चरित होता है।
आप बोल के देख लीजिए, क बोलिए, क ख, यहाँ हाथ लगा लीजिए कंठ में, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। तो आप देखें यहाँ एक झंझनाहट सी आपको महसूस होगी। इसका मतलब का खा गा घा गा या हा बोलने में, विसर्ग बोलने में या अ बोलने में कंठ से स्पर्श होकर के ये वर्ण निकलते हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ कहा गया। ठीक है, उच्चारण स्थान मतलब कोई वर्ण का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। कोई वर्ण मुख के किस अवयव से, किस भाग से उच्चरित होता है, कहाँ से जन्म लेता है, कहाँ से पैदा होता है। तो कोई पूछे, वैसे तो सारे वर्ण मुख से ही पैदा होते हैं, कोई वर्ण कान से थोड़ी निकलता है, नकुरा से कान थोड़ी आँखी से थोड़ी आप बोलते हैं, बोलते तो मुख से ही है। पर मुख के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जीभ मुख के अंदर है, दांत मुख के अंदर है, कंठ मुख के अंदर है, होष्ठ मुख में आता है। तो ये सारी चीज़ें मुख में आती हैं। तो मुख के साथ साथ अब ये कंठ आपने देख लिया। अब दूसरा वाला सूत्र है इचु यशानाम तालु। तालु भी मुख के अंदर विद्यमान एक जगह है, एक स्थान है। अब चा बोलिए, चा चा। तो देखिए जीभ आपके मुख के ऊपर के हिस्से को छूती है। चा, छा, जा, झा, या। चा जब बोलते हैं तो जीभ जिस स्थान को छूती है वह स्थान तालु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तालु। तो इचु यशानाम तालु में तालु वह स्थान है जहाँ से 18 प्रकार के सभी इकार, ये 18 प्रकार इसलिए आप इसे घबराइएगा नहीं। हम लोग ई से इमली, बड़ी ई से ईख, दो ही आपने पढ़ा होगा, पर हमारे व्याकरण शास्त्र में उदात्त आ, अनुदात्त आ और स्वरित आ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, प्लुत आ और अनुनासिक आ, अननुनासिक आ, इस प्रकार से आ के 18 भेद किए गए। ऐसे ई के भी 18 भेद किए गए। तो आप 18 भेदों में मत जाइए। अभी आप छोटा आ बड़ा आ पढ़े होंगे, छोटी ई बड़ी ई पढ़े होंगे, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन पढ़ा होगा, ऋषि पढ़ा होगा, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से उखली, ओ से औरत पढ़ा होगा। ये आप KG 1 में, KG 2 में, कक्षा 1 2 3 में पढ़े ही होंगे। अब संस्कृत शास्त्र में जब आप बड़े बड़े और आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे तो वर्णों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विभाजन आप देखेंगे। तो जब हम आकार का विभाजन करते हैं ना, तो हम छोटा आ बड़ा आ से आगे भी करते हैं। तो केवल छोटा आ बड़ा आ 2 प्रकार का आ नहीं होता, कुल मिलाकर के 18 प्रकार का आ हो जाता है। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ 18 प्रकार के आ की जरूरत नहीं है। जो लोग संस्कृत के पढ़े लिखे MA BEd PhD वाले लोग हैं वो जानते भी होंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं। और जो MA PhD नहीं है उनको जानने की भी जरूरत नहीं, बस छोटा आ बड़ा आ जानते हैं, इससे काम चला लीजिए अभी। पर कुल मिला के 18 प्रकार के आ होते हैं। ई होती है 18 प्रकार की, ऊ भी 18 प्रकार का होता है, री भी 18 प्रकार का होगा, ली 12 प्रकार का होगा, ए ओ आई ओ ये भी 12 प्रकार के होते हैं। इतना सुन लीजिए और सुन करके मान लीजिए। तो कुल मिला के चाहे छोटी ई हो बड़ी ई हो, ये भी तालु से उच्चरित होगी। चू का मतलब हो गया चाचा जा झैया, या का मतलब या से यज्ञ, और शाह का मतलब शल्यम वाला शाह ना। तो इतने चवर्ग मतलब चाचा जाजाइया, और या का और शा का, और ये सब तालव्य वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान तालु है। उच्चारण स्थान के आगे लिखा है तालु, वर्णों में लिखा है चाचा जाजाइया, या और शा, और स्वरों में यानी स्वरों में ई और व्यंजनों में चाचा जाजाइया और या और शा, इतने वर्ण तालु से आते हैं। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या भैया? तालु। तो चाहें तो आप ये याद रखिए, इचु यशा नाम तालु, इससे काम चल जाएगा। इचु यशा नाम तालु, बोलिए इचु यशा नाम तालु। तो इचु यशा इतने वर्ण तालु से आते हैं। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, यही मुख्य है। अब इसकी व्याख्या है ये। ई का मतलब ई, चू का मतलब चवर्ग, या का मतलब या, और शा का मतलब ये शा। इतने वर्ण तालु से आते हैं, यही इस सूत्र का सूत्रार्थ है। अब तालु से उच्चरित होने के कारण इनको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तालव्य वर्ण। इचु यशानाम तालु। आगे बढ़िए। ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा। री का मतलब हुआ सभी प्रकार की छोटी री, बड़ी री इत्यादि 18 प्रकार की री सब मूर्धा से उच्चरित होगी। टू का मतलब हुआ टाठा डाढ़ा अणा, और रा का मतलब हुआ रेफ, और शा का मतलब हुआ खा खटकोण। तो इतने मूर्धा से उच्चरित होने के कारण मूर्धन्य वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से जो उच्चरित हो वो मूर्धन्य वर्ण है। तालु से जो उच्चरित हो वो तालव्य वर्ण है।
जो कंठ से उच्चरित हो वो कंठ वर्ण है, जो दंत से उच्चरित हो वो दंत्य वर्ण है। ठीक है। अब ये देखिए, आप टा बोल करके देख लीजिए, पूछे सर मूर्धा कहाँ है, तो आप टा बोलिए तो आपकी जिह्वा एक जगह टच करेगा। टा, तालू से थोड़ा पीछे जाइए तो जीभ जो है मुड़ करके एक जगह को छूती है। देखो, टा, टा, ठा, डा, ढा करके देख लीजिए, बोल के देखिए तो आपको मूर्धा पता चल जाएगा। तो टा बोलते समय आपकी जीभ जिस स्थान को छू रही है उस स्थान को शरीर शास्त्र की भाषा में मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मूर्धा। शरीर शास्त्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई शरीर में ये हाथ है, नीचे पांव है, ये आपका मस्तक है, ये नाक है, ये आँख है, ये मुख है, ये होष्ठ है। तो होष्ठ के अंदर भी जिह्वा है, दंत है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है, जिह्वा मूल है। ये सब मुख के अंदर भी तो अंग हैं, तो उन मुखांगों की चर्चा हो रही है। तो मूर्धा से उच्चरित होता है। वैसे तो सारे वर्ण में बार बार कह रहा हूं कि भैया चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन सब मुख से निकलता है, मुख के अंदर। अब यदि जिह्वा मूर्धा को ना छुए तो टा नहीं निकलेगा। बोल के देख लो। यदि आप जिह्वा को दोनों दांतों से दबा लें, ऐसे दोनों दांतों के बीच में हल्के से दबा लें, हाँ, अब बोलिए टा, ऐसे दबा लीजिए, फिर टा बोलिए तो देखिए मुंह तो है, लेकिन जब तक जीभ मुड़ करके मूर्धा को नहीं छूती है तब तक टाठा डाढ़ा अणा या शा या री नहीं निकलेगी। तो री बोलते समय, टाठा डाढ़ा अणा बोलते समय और खटकोण का शा बोलते समय जिह्वा मुड़ करके जिस स्थान को छूती है वही मूर्धा है। वरना जिह्वा को पकड़ लीजिए, जिह्वा को पीछे मुड़ने मत दीजिए, सीधा कर दीजिए, फ्लैट ऐसे कर दीजिए, और फिर आप टा बोलिए। जब तक जिह्वा मुड़ करके मूर्धा के पास नहीं जाएगी, उसको नहीं छुएगी, तब तक टवर्ग नहीं आएगा। ऐसे ही कंठ वर्ण कंठ से उच्चरित होंगे, तालु वाले वर्ण तालु से उच्चरित होंगे। यदि चाचा जाजाइयाँ बोलते समय जिह्वा तालु को ना छुए तो चाचा जाजाइयाँ ये तालव्य वर्ण नहीं निकलेंगे। ऐसे यदि जिह्वा मुड़ करके मूर्धा को ना स्पर्श करे तो टाठा डाढ़ा ना नहीं निकलेगा। तो मूर्धा क्लियर हो गया, कंठ क्लियर हो गया, तालु क्लियर हो गया। तो आप ये मत पूछिए कि सर मूर्धा कहाँ है। मैंने बताया कि भाई टाठा डाढ़ा ना बोलते समय आपकी जिह्वा जिस स्थान को भी छू रही है वही स्थान मूर्धा है। वही स्थान क्या है? मूर्धा है। अब लीजिए, ऋटु रसाणाम मूर्धा, सभी प्रकार की री, टू मतलब टवर्ग, मैंने टू का मतलब टवर्ग, कु का मतलब कवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, तो टू का मतलब टवर्ग। तो यहाँ जो टू लिखा है ये इस टू का मतलब हुआ टा वर्ग। टा वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, टा ठा डा ढा णा। वर्ग माने समूह, वर्ग मतलब समूह, तो टवर्ग मतलब टा का समूह, और टा के समूह में 5 वर्ण आएंगे, टा ठा डा ढा णा। कु मतलब कवर्ग और कवर्ग में भी 5 वर्ण आएंगे, का खा का गंगा। चू मतलब चा वर्ग और 5 वर्ण आएंगे, चाछा जाजाइया। और तू मतलब तवर्ग, ताथा दाधा ना। पू मतलब पवर्ग, पाफा बाबा माँ। 5 वर्ण आते हैं। ये सारे मूर्धा से उच्चरित होंगे, इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण है। पूछ लेगा टा कैसा वर्ण है, बोल देना मूर्धन्य वर्ण है। आगे आइए, तू पर आइए, ऋतुलशानाम दंताः, ऋतुलशानाम दंताः, ऋतुलशानाम दंताः। तो ली का मतलब हुआ सभी प्रकार की ली, 12 प्रकार की ली होती है। तो प्रकार में मत फंसना तुम। ली ली तो एक तो प्रकार जानते हो ना, ली हमारे यहाँ स्वर है। हिंदी वाले ली को स्वर नहीं समझते, संस्कृत में ली स्वर है। तो आप देखिए, ये सूत्र हो गया ऋतुलशानाम दंताः, और तू का मतलब हुआ तवर्ग, तवर्ग मतलब ताथा दाधा ना, और इस ला का मतलब हुआ ये ला, और सा का मतलब हुआ दंती सा। तो तू का मतलब ताथा दाधा ना और ला और सा, ये दंत से निकलेंगे। दंताह लिखा है, दांत 32 है ना, इसलिए बहुवचन लगा दिया, दंताह। अब देखिए, ता तकली बोलिए, ता था दा। तो देखिए, जीभ जो है दांतों को टच करती है ना। जीभ देखिए पीछे से दांतों को छू रही, ता था, देख लीजिए, बोल के देखिए, ता था दा धा ना, ता था। अब यदि जीभ को आप पीछे मोड़ लें, फिर देखिए टा बोलिए तो नहीं बोल पाएंगे, या जीभ को ऐसे कर लीजिए, नहीं बोल पाएंगे। ताथा दाधा ना बोलने के लिए जीभ को पीछे से दांतों को ठेलना पड़ता है, दांतों को छूना पड़ता है। ताथा दाधा ना बोलने को जीभ दांतों को छूती है, टच करती है, पीछे से ठेलती है, स्पर्श करती है। यदि ना करे तो ताथा दाधा ना नहीं निकलेगा। इसलिए देखिए, जब बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके जब दांत गिर जाते हैं तो ताथा दाधा ना नहीं बोल पाते,
क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि दंत वर्ण उनका गड़बड़ा जाता है। जब दांत ही नहीं रहता है तो जीभ कहीं टच ही नहीं कर पाती, जीभ सीधे आगे आ जाती है। तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आपने देखा होगा, उनका तवर्ग गड़बड़ा जाता है, ताथा दाधा ना गड़बड़ा जाता है ना। क्यों? क्योंकि दांत गड़बड़ा जाते हैं। जिसके भी दांत गिर जाएंगे उनका ये तवर्ग गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान ही दंत है। जब स्तनवय नहीं बचेगा तो उसके बाल बच्चे कहाँ बचेंगे भाई? दंत है तो तवर्ग है, ला तभी है, सा तभी है। तो ये सारे दंत वर्ण हैं। क्लियर हो गया? दांत को छू करके निकलने वाले दंत वर्ण हो गए। आगे आइए, ओष्ठव। ओष्ठव लिखा है उपू पद्मानिया नाम ओष्ठव। ओष्ठ दो है ना, एक नीचे का ओष्ठ, एक ऊपर का ओष्ठ, अधरोष्ठ। अधर और ऊपर का, तो अधरोष्ठ कहा गया, इसको अधर कहा गया, इसको ओष्ठ, दोनों मिला के ओष्ठव कह दिया। ऊ मतलब सभी प्रकार का ऊ, 18 प्रकार का ऊ होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ आप केवल जानते थे, संस्कृत व्याकरण में 18 प्रकार का ऊ होता है। छोटा ऊ से उल्लू और बड़ा ऊ से ऊन हम लोग बचपन में पढ़ते थे। तो दुइये प्रकार का ऊ आप जानते होंगे, पर ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, प्लुत ऊ, उदात्त ऊ, अनुदात्त ऊ, स्वरित ऊ, अनुनासिक ऊ, अननुनासिक ऊ। इस प्रकार आप सबका ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और इत्यादि से भेद करते जाएंगे। तो 6 ह्रस्व के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के, इस प्रकार क्षेत्र के 18 भेद बन जाएंगे। तो 18 भेद ये अभी आप ना समझिए, बस समझिए कि बन जाएगा। 18 प्रकार का ऊ होगा। तो ऊ का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। पूछेगा परीक्षा में, ऊ का उच्चारण स्थान क्या लिख देना? ओष्ठव। पू मतलब पवर्ग, पाफा बाबा माँ। और उपध्मानी एक वर्ण होता है जब पा और फा के पहले, ये देखिए, आधा विसर्ग जैसा लग जाता है। जब पा और फा के पहले आधा विसर्ग जैसा लग जाए उसको व्याकरण शास्त्र में उपध्मानी कहते हैं। पूछ लेगा कि उपध्मानी का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ लिखना है। पा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ लिखना है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ लिखना है। अब आप देख लीजिए, ऊ बोलते समय दोनों होठों की स्थिति देखिए, ऊ ऐसे हो जाता है, ऊ। अब यदि होठ आगे ना आए तो ऊ नहीं निकलेगा गुरुजी, माने होठ को आप आगे ना लाने दीजिए, ऊ बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। ऊ बोलने के लिए होठ आगे आते हैं, ऐसे होता है आपका होठ, ऐसे चुंबन जैसी स्थिति में आप बनाते हैं, ऐसे ऊ। अब आप पा बोलिए तो देखिए, पा में दोनों होठ आपस में लड़ेंगे। पा यानी पहले मिलेगा फिर छूटेगा तभी पा आएगा। और मान लो एकदम बंद किए रहें तब भी पा नहीं बोलेगा। ऐसे खोले रहें, अब पा बोलिए, खोले रहिए मुंह, आ नहीं बोल पाएंगे। कितना बढ़िया वैज्ञानिक सिस्टम है अपने यहाँ। होठों को मिलना पड़ेगा और होठों को मिलकर खुलना पड़ेगा। मिलेंगे खुलेंगे, मिलेंगे खुलेंगे, तभी देखिए पा पा, ये मिलना हुआ। अब देखना, पा हमारा होठ देखिए, पा, फा, बा, भा, मा, इसीलिए होठों कहा गया। अब होठों समझ में आ गया, यानी होठों का मिलना और मिल करके खुलना। तो ये सब चीज़ें ना रटी नहीं जाती, समझ आपको प्रैक्टिकली इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप समझ लें, बोल के देख लेना कि पा कहाँ से निकलता है। पा, फा, बा, आप देख लीजिए सब चीज़ होठों को छू करके निकलता है, इसीलिए उपपधमानिया नाम ओष्ठव कहा। अब आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि भैया पा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ नहीं लिख देना, ओ तालु नहीं लिखना है, मूर्धा नहीं लिखना, बोल के देख लेना पा, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले होंठ। वैसे तो मुख से सब निकल ही रहा है, पर मुख में भी होंठ सबसे ज़्यादा जरूरी है, खासकर पवर्ग को बोलने के लिए। इसीलिए पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या बताया? ओष्ठ। अब आगे आ जाइए, ये म गणना ना नासिका चा, ये पंचमाक्षर चाचा चाचा यहाँ पापा बाबा माँ काखा का गंगा टाठा टाठाना ताथा दादाना, पांचों वर्गों के पंचमाक्षर हैं। इनका नासिका चा का मतलब एक अपने अपने वर्ग से जो निकल रहे थे वो तो निकलेंगे ही, और ये पांचों अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। यहाँ म ङ णा ना, व्याकरण शास्त्र में हम लोग पहले अंगा बोलते हैं तब यहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पहले यहाँ कहा, फिर माँ कहा, फिर अंगा कहा, फिर अणा कहा, फिर ना कहा। तो यहाँ माँ गाना ना, ये 5 अक्षर हैं, इनका उच्चारण नासिका। और चा का मतलब, जैसे यहाँ का मतलब, यहाँ तो तालु से भी आ रहा था ना, इचोशा नाम तालु में, यहाँ तालु से भी था, अब तालु और नासिका दोनों हो जाएगा। माने यहाँ का उच्चारण स्थान 2 बोलना पड़ेगा आपको, तालु और नासिका। माँ कहाँ से, अभी उपपधमानिया नाम ओष्ठव में माँ कहाँ से आ रहा था? ओष्ठ से। और यहाँ क्या आपने देखा? हाँ, तो अब पूछेगा आपसे परीक्षा में कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो लिखना है ओष्ठ नासिका। यहाँ कहाँ से आ रहा था? तालु से।
अब यहाँ आपने देख लिया नासिका, तो इसका हो जाएगा तालु नासिका। अंगा आ रहा था कंठ से, अंगा का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ। और कंठ के साथ साथ यहाँ क्या मिल गया? नासिका। तो अंगा का उच्चारण स्थान पूछेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंठ नासिका दोनों, राइट है। और अणा का उच्चारण स्थान क्या है? अणा का उच्चारण स्थान आपने मूर्धा पढ़ा था, और यहाँ क्या पढ़ लिया? नासिका। तो अब अणा का उच्चारण स्थान पूछेगा तो क्या लिखेंगे? मूर्धा नासिका। अणा दोनों जगह से निकलेगा। ना का उच्चारण स्थान क्या था? दंत। अब यहाँ क्या हो गया? तो दंत नासिका ना का होगा। केवल ये पंचमाक्षरों के लिए नियम है। अंगा या ना, ये माने अंगा का, इया का, अणा का, ना का और माँ का, इन 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान 2-2 होगा। एक तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जो हो रहा था वो होगा ही, साथ में नासिका भी जोड़ना है, क्योंकि इनको ऐसे बोलते हैं ना, मा, या, ना, अणा, ऐसे बोलना चाहिए। नेकुआए के बोलना चाहिए। गांव की भाषा में बोले तो नकनका के बोलना चाहिए। हाँ, जब हैं तो सारे वर्ण नहीं नासिक के हैं। आप ऐसे ना बोलेंगे का, खा, गा, 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 ये गड़बड़ा जाएगा। का, खा, गा, घा, गा, ऐसे बोलेंगे। चा, छा, जा, झा, या, ऐसे 5वें अक्षर में नासिका का रोल है। हाँ, नहीं तो सब में रोल अदा कर देते हैं। चा, 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 या, टा, 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 पा, 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 ये सब गड़बड़ हो गया। सबको नासिका आपने कर दिया। सबको नासिका नहीं करना है, केवल 5वां अक्षर नासिका में जाएगा। का, खा, गा, घ, ङ, सही है। चा, छा, जा, झ, या में नासिका आएगा, अंगा में नासिका आएगा, अणा में नासिका आएगा। टा, ठा, डा, ढा, णा, अणा, अणा, ऐसे बोलना है। अच्छा, मान लो आप बोल दें अणा, अणा, ये गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपने नासिका नहीं ली। अणा केवल मूर्धा से नहीं आएगा, टा केवल मूर्धा से आएगा। टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये सब मूर्धा का है। यदि आप ऐसे बोल दें कि टा, ठा, डा, ढा, अणा, अणा, नासिका नहीं इस्तेमाल किया आपने। हाँ, ये गड़बड़ है, अणा वाला गड़बड़ है। अणा में बोलते समय आपको मूर्धा तो लेना ही है, नासिका भी लगा देनी है। तो आपको ऐसे बोलना होगा अणा, 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 अणा। अब सही है। इसीलिए 5वां अक्षर अंगा वाला, चवर्ग का इया, टवर्ग का अणा, तवर्ग का ना और पवर्ग वाला मा, इनमें तत्त स्थानों के अलावा जहाँ जहाँ से 5 वर्ण आ रहे हैं वो तो रहेगा ही, साथ में 5वां अक्षर भी नासिका जुड़ जाएगा। 5 अक्षरों में अंगा का कंठ नासिका, इया का तालु नासिका, अणा का मूर्धा और नासिका, ना का दंत और नासिका, मा का ओष्ठ और नासिका। इसीलिए कहा यम गणना नाम नासिका चा। बोलो, हाँ, यम गणना नाम नासिका चा, यम गणना नाम। भाई ये जब इनका उच्चारण स्थान नासिका है तो इस सूत्रवा भी तो नेकुरा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब में या मा गा ना सब नाके वाला तो है, और ये भी नाके वाला है, ये भी नाके वाला है, तो यहाँ नेकुरे वाला ज़्यादा है। तो आपको बोलना पड़ेगा या मंगणना ना नासिका चा, चा। लेकिन चा सही बोले नहीं ना, इसको भी ना नेकुआ देंगे चा, चा, ऐसा गड़बड़ा जाएगा। तो या मंगणना ना नासिका चा, ठीक है। तो या मांगाना ना, ये अनुनासिक वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। ठीक, अब आगे आ जाइए। ए दई तो हो कंठ तालु। अब ए दई तो एत ऐत, इसमें 2 वर्ण आ गए ए ऐ। एत ऐत मतलब 2 वर्ण ए ऐ, ये कंठ तालु आ गया। कंठ ताला भी वर्ण कहे जाएंगे। अब पूछ लेगा ए का उच्चारण स्थान, तो आपको लिखना होगा कंठ तालु। ऐ का पूछ लेगा तो भी जानते हैं क्या है, ये ए जब बनेगा तो आ और ई मिलकर के ए बनता है गुण संधि में। आ और ई मिलकर के क्या बनता है? ए। तो आ का उच्चारण स्थान आपने क्या पढ़ा? कंठ, और ई का तालु। तो जब आ और ई मिलकर गुण संधि में ए हो जाता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए का अपने आप कंठ तालु हो जाएगा, दोनों मिला दिया जाएगा। क्योंकि इस ए में कंठ भी है तालु भी है ना। इस ए में कंठ का वर्ण आ है और इस ए में ई भी मिली हुई है, आ ई मिल करके ए बनता है, इसलिए कंठ ताला वर्ण 2-2 उच्चारण स्थान होगा। ए और ऐ का भी 2-2 उच्चारण स्थान होगा। राइट हो गया।
यही दो वर्ण हैं जिनका दो दो उच्चारण स्थान होगा, कंठ और तालु। और क्यों होगा ये भी आपको बता दिया कि आ ई मिलकर के बनता है। अभी दो उच्चारण स्थान ओदयतोह का भी होगा, देखो ओदयतोह कंठोष्ठम, ओत और औत, ओत मतलब ओ और औत मतलब औ, ये कंठोष्ठ वर्ण है, इनका कंठोष्ठ होगा, उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ओदयतोह अब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे ओ कैसे बनता है, आ के बाद उ आएगा तो ओ होगा। गुण संधि में सूर्योदय चंद्रोदय देखिए, तो आ कहाँ से आता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो क्या बन जाएगा, इसीलिए कंठोष्ठ बन गया ना। तो ओ का क्यों कंठोष्ठ है, क्योंकि इसके पहले भाई आ का कंठ आप पढ़ चुके हैं और उपपदमानिया नाम ओष्ठों में ओष्ठ पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए क्या बन जाएगा, ये कंठोष्ठ है। ओ आ उ मिलकर के ओ बनता है, इसलिए और आ उ से यदि ओ बना है तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ओ का कंठोष्ठ होगा। और ऐसे ही आ के बाद ओ आने पर औ होगा वृद्धि संधि में, तो आ का कंठ है और ओ का कंठोष्ठ है, इसलिए औ का भी कंठोष्ठ वर्ण होगा ना। तो हमेशा ये देखिए कि ये जो वर्ण है ना, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, ए ऐ पूछेगा तो कंठ तालु, ये देखो ए और ऐ कंठ तालु से, ये देखो उच्चारण स्थान कंठ तालु का है। और पूछेगा ओ औ कंठोष्ठ। अब देखिए वकार से वा एक ऐसा है अकेला, वकार से दंतोष्ठम, वा जो दांत और ओष्ठ दोनों से दंतोष्ठ से निकलता है, इसीलिए कहना पड़ा वकार से दंतोष्ठम, वकार का दांत और ओष्ठ। हाँ देखिए वाह बोलिए, वाह वाह वाह, तो होंठ आगे आ रहा है वाह, हाँ, और वो जब वाह बोलेंगे तो जीभ दांत को छूती है पीछे से, देखो वाह वाह। तो दो जीभ दो अंग काम करता है, एक तो होंठ आगे आता है, देख लो वाह बोलते समय आप ऐसे करते हो तो होंठ आगे आ रहा है, और पीछे से जीवा देखिए दांत को छू रही है, इसी हल्का सा, हाँ हल्का ही छूना चाहिए, चपक के नहीं छूना चाहिए। तो आप देखिए वाह बोलिए तो वाह में दो चीजें आपको दिखेंगी, एक ओष्ठ आगे आता है और जीभ को पीछे, जीभ जो है पीछे से दांत को छूती है, इसलिए वाह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना गया। क्या माना गया, और इसीलिए पाणिनि अपने पाणिनि शिक्षा में वकारस से दंतोष्ठम इत्यादि की चर्चा करते हैं। अब एक है जीवा मूली वर्ण है, जिनको लिखा जीवा मूलीय से जीवा मूलम, का और खा के पहले आधा विसर्ग लग जाए तो जीवा मूली वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्थान इसीलिए जीवा मूली है क्योंकि उनका उच्चारण जीवा मूल है। जीवा की जड़, जहाँ से जीवा की जड़ है, जहाँ से जीवा जुड़ी है, उस स्थान को जीवा मूल कहते हैं। तो क ख का उच्चारण स्थान कंठ था और कंठ के पास जीवा मूल है, भाई जहाँ कंठ है वही जीवा का मूल है, जड़ है, तो जीवा की जड़ से ये का और खा आता है। जीवा मूली वर्ण यही है, का और खा। का और खा के पहले जो आधा विसर्ग जैसा है, इसको आप ऐसे ऐसे मिला दे तो देखो विसर्ग बन जाएगा ना। तो आधा विसर्ग यदि का खा के पहले लिखा हो तो जिह्वा मूली, और पा फा के पहले लगा हो तो उपधमानी। तो जिह्वा उपधमानी तो ओष्ठ से आता है, उपधमानी कहाँ से आता है, ओष्ठ से। तो जिह्वा मूली जिह्वा मूल से, ये रटने की जरूरत नहीं, हमें लिखा है जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम। जिह्वा के मूल से उच्चरित होने के कारण ही इन वर्णों को जिह्वा मूली कहते हैं। हाँ, पाफा ओष्ठ से है। अब इस प्रकार अनुस्वार देखो, जैसे मान लो आप रामम लिखे हैं तो रामम में जो बिंदी लगाए हैं ये अनुस्वार है, तो नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछे तो नासिका लिखना है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ में बता दिया, कुह विसर्जनीय नाम कंठा है। तो कुल मिला के अनुस्वार आ गया नासिका से, विसर्ग हो गया कंठ से, और उपधमानी हो गया ओष्ठ से, और जिह्वा मूल हो गया जिह्वा मूलीय से। सही है, यही चार वर्ण क्या हैं, अयोगवाह है। तो हर अयोगवाह, अयोगवाह में विसर्ग आता है, अयोगवाह में अनुस्वार आता है ना, हाँ, और अयोगवाह में उपधमानी आता है, और अयोगवाह में जिह्वा मूली आता है ना। ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये चार वर्ण जिह्वा मूल। तो 1 2 3 और 4 ये अयोगवाह हैं, ये चारों क्या हैं, अयोगवाह वर्ण ना। तो विसर्ग को हमने बता दिया कहाँ से था, कंठ से। अनुस्वार आपने देख लिया कहाँ से उच्चरित होता है, नासिका से। और उपधमानी कहाँ से होगा, ओष्ठ से। और जिह्वा मूली कहाँ से होगा, जिह्वा मूल से। हर परीक्षा में काम देगा ही, हर परीक्षा की चीज़ है ही।
अयोगवाह पूछेगा तो ये 4 अयोगवाह होते हैं, विसर्ग, अनुस्वार, उपध्मानी, जिह्वा, मूली। अब पूछेगा कि अयोगवाहों का उच्चारण स्थान, तो विसर्ग का होगा कंठ, अनुस्वार का हो गया नासिका, नासिकानुस्वारस्य, और उपपध्मानी अनामोष्ठ, उपध्मानी का हो गया ओष्ठ, और जिह्वा मूली से जिह्वा मूलम, तो जिह्वा मूली का हो गया जिह्वा मूल ना। यही 4 अयोगवाह हैं, कर दिए आप, इनको ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। अब देखिए ना, उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया, ना तो अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थान बताए गए, ना प्रयत्न बताए गए। अपितु पाणिनि शिक्षा में, पाणिनि का लिखा हुआ है, इन ग्रंथों में इनका वर्णन है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 माने गए। कितने माने गए भैया? यह इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ लेता उच्चारण स्थान कितने हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार, तो देख लो, पढ़ लो का। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरा कंठा शिरस्तथा जीवामूलंच दंतश्च नासिकोष्ठौ च तालुचा। पाणिनि शिक्षा का 13वां श्लोक है ये। तो देखिए, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन? बोले 1 2 3 4 5 6 और ओष्ठ 7 और ये तालु 8। ये 8 उच्चारण स्थान बताए गए। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठा शिरस्तथा जिह्वामूलंच दंतश्च नासिकोष्ठौ च तालुचा। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार ये 13वें श्लोक में 8 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए गए ना। ये नहीं, 13वां श्लोक है, पाणिनि शिक्षा में श्लोक है तो 13 नंबर 13वां श्लोक, और ये 8 उच्चारण स्थान है ना। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम में अष्टौ लिखा है साफ साफ, है ना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये लाइव क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे चलती हैं। चाहे आप जूनियर पढ़ते हो, चाहे आप यूपी टेट पढ़ते हो, चाहे आप सी टेट पढ़ते हो, एच टेट पढ़ते हो, कोई सा भी टेट या टीजीटी पीजीटी एमपी में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, ये सारी वीडियोज ऐसे हिसाब से बनाई जाती हैं कि सभी परीक्षाओं में काम दे। इवन टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट रीट डीएसएसबी इत्यादि हर एग्जाम में आपको ये काम की बातें हैं। भले ही वीडियो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की ही होती है, प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे काम की वीडियो होती है। हर परीक्षा में आपको काम देगी। परीक्षा के अलावा भी यदि नहीं आप परीक्षा देते हैं तो भी ज्ञान बल को सुदृढ़ करने के लिए किसी भी शिक्षक को ये चीज़ें जाननी चाहिए। इसीलिए आप देखें, ग्रंथकार का एपिसोड चल रहा था इसके पहले, और एक प्रतियोगी संस्कृतम नाम का एपिसोड चल रहा था। अब ये व्याकरण गंगा नामक एपिसोड आप देख रहे हैं। ऐसे संख्यात्मक गंगा का एपिसोड देखेंगे आगे। पूरा एपिसोड वाइज पूरे साल भर का ये प्रोग्राम है। 5 सितंबर 2021 से लेकर 5 सितंबर 2022 तक का ये पूरा प्रोग्राम है। आपको 1 साल तक सुबह 8 शाम 8 लाइव कक्षाएं अवश्य मिलेंगी। अब आगे आपकी मर्जी, वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं, गरिया दीजिए, कुछ मैसेज में कमेंट लिख दीजिए कि तेरी ऐसी की तैसी, जो भी आपको जो प्रसाद देना हो, सब प्रसाद में सिर धरी लेवा। बट आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो केवल एक सिंबल है। और ये एक सर्वभूषण ब्लॉग नाम का मोटिवेशन चैनल है कॉमेडी मोटिवेशन के लिए, उसे भी आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारे जो है पीजीटी में ना आने की वजह से 2 हमारे बड़े अच्छे मित्र नागा साधु बन गए हैं। ऐसी स्थिति ना होने पाए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ताकि नागा बनने की नौबत ना आए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।